संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है। कोर्ट कमिश्नर ने दूसरी बार किया है सर्वे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज सर्वे किया गया। 29 नवंबर को कोर्ट में दी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश पर शाही मस्जिद का यह सर्वे हुआ है। सर्वे का आज दूसरा दिन था, लेकिन सर्वे के दूसरे दिन कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश भी की गई। जमकर पथराव हुआ। आगजनी की घटनाओं का जो वीडियो सामने आया है वो इसकी तस्दीक कर रहा है कि हालात को बिगाड़ने की किस कदर कोशिश की गई। जमकर पत्थरबाजी की गई है और पत्थरबाजों पर काबू पाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले चले, लाठी चार्ज हुआ, फायरिंग हुई। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के। वीडियो यूपी के संभल का है, जहां शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई और जमकर बवाल हुआ। सुबह जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने टीम शाही मस्जिद पहुंची, तब वहां मौजूद भीड़ ने पत्थरबाजी की। पत्थरबाजों ने रास्ते की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, कारों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बीच कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। पुलिस की अभी प्राथमिक जिम्मेदारी जो है, पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी बता दूं दर्शकों को। पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस वाले बचने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस ने भी लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। पत्थरबाजी और आगजनी के बीच पुलिस लगातार अपील करती दिखी, लेकिन भीड़ पर कुछ असर नहीं होता दिखा। संभल में तनाव को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करने में बाधा पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि उन्हें सर्वे पर ही ऐतराज है। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। देखिए, सबसे पहले मैं इस सर्वे के ही खिलाफ हूँ, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसकी मुखालफत में हूँ मैं, और हम कानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ेंगे। और संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। गलियों में बिछे पत्थरों को जमा किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये वही इलाका है जहां पर पत्थरबाजी की गई और अब चूंकि स्थिति नियंत्रण में आ रही है तो पथराव के बाद जो यहां पर ईंट के और पत्थर के टुकड़े थे उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को साफ किया जा रहा है। तो आज जब शाही मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची, दूसरा सर्वे था ये, और टीम पहुंची, उसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। काफी भीड़ जमा हो गई, पत्थरबाजी जमकर हुई है। पुलिस और प्रशासन के ऊपर यहां पर पत्थर बरसाए गए हैं और अब चूंकि यहां से भीड़ को हटा दिया गया है, पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया है और अब इस जगह की सफाई की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, इन पत्थरों को उठाकर यहां से ले जाया जा रहा है। तो आज सुबह यही स्थान और इसी जगह की स्थिति बिल्कुल अलग थी, तस्वीरें बिल्कुल अलग थी, जो हमने आपको दिखाई भी हैं। किस तरह से यहाँ पर काफ़ी हंगामा था, आगजनी हो रही थी,
यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। और अब की जो तस्वीर आई है वो देखिए, यहाँ पर जो बवाल हुआ उसके बाद यहाँ से पत्थरों को हटाया जा रहा है, इस गली की, इस सड़क की सफाई की जा रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं पत्थरबाजी और बवाल की घटना पर संभल के एसपी और डीएम ने क्या कहा। लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। फिर से सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और संभल में बवाल की तस्वीर नंबर 1 आपको दिखाते हैं, जहां जब कोर्ट कमिश्नर की सर्वे की टीम पहुंची तो वहां पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की भारी भरकम टीम वहां पहले से मौजूद थी। पुलिस ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की। और अब इस बवाल की ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। पुलिस पर वहां पत्थरबाजी की गई, वहां मौजूद जो भीड़ थी उसकी तरफ से पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने हालांकि यहां पर इन पत्थरबाजों को रोकने का प्रयास जरूर किया, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, सड़क के दूसरे हिस्से की तरफ मौजूद लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। और संभल में हुए बवाल की ये तीसरी तस्वीर है। ये देखिए किस तरह से जो उपद्रवी थे उनको वहां से तितर बितर किया गया। इसी के बाद वो स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा भीड़ पर काबू पाने के लिए। उपद्रवियों ने आगजनी की है, जमकर पत्थरबाजी की है। और अब देखिए संभल में बवाल की तस्वीर नंबर 4। उपद्रवियों ने कई गाड़ी में आग लगा दी। देख सकते हैं आप कि जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। ये देखिए और ये 5वीं तस्वीर संभल बवाल की। पुलिस वाले अपनी जान बचाते दिखे, हवाई फायरिंग भी पुलिस वालों ने यहां पर की। शाही मस्जिद के सर्वे का जिस तरह से विरोध हुआ, जिस तरह से हंगामा किया गया, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता उस वक्त मौके पर मौजूद थे और किस कदर पत्थरबाजी की गई है पुलिस की टीम पर, ये कैमरे में कैद हुआ है। ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही थी। और ये पत्थरबाजी उस वक्त हो रही थी जब शाही मस्जिद के सर्वे के लिए टीम मस्जिद के अंदर ही मौजूद थी। और संभल में आज सुबह माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि अभी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। अब आपको संभल में मौजूद स्थानीय संवाददाता मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट दिखाते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने भेजी है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में जामा मस्जिद पे जहां पर उपद्रव हुआ था, सर्वे 2 घंटे टीम की थी, पीछे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा दिया है, मुस्तैद है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिएगा किस तरह से उपद्रवों ने ये पथराव किया था। ये पथराव है, ये जामा मस्जिद के नीचे जहाँ पुलिस लगी थी, पुलिस पर पथराव किए गए थे। और इस उपद्रव में लोगों ने जिस तरह से आप वो जो देख रहे हैं तस्वीर, ये देखिएगा इसमें गाड़ी में आग लगा दी। ये यहाँ पर तार भी जो कि ये तार जा रहे थे उसके कनेक्शन भी तोड़ दिए गए हैं, ये भी इसमें भी आग लग गई है। फिलहाल आप देख रहे हैं जो तस्वीर मेरे साथ है, ये देखिए जिस तरह से पूरी तरह से ये आग के गोला बन चुका है। ये गाड़ी पुलिस की गाड़ी बताई जा रही है। फिलहाल इस तरह की 3 गाड़ियां हैं। लगातार मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से ये
पूरी देखिएगा, ये एक बाइक है, बाइक को दिखाना चाहूंगा। ये एक बाइक खड़ी है, इसके अलावा ये देखिएगा एक जीप है, इन दोनों में सर वर्दी है। ये फिर देखिए मैं ऊपर दिखा, जामा मस्जिद के ठीक नीचे हम लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी गाड़ी और इस तरह से देखिए पथराव, मैं दिखाना चाहूंगा नीचे से जरा देखिएगा, ये पथराव पूरी तरह से किस तरह से पड़ा हुआ है। तो पूरी देखिए फोर्स अभी मौजूद है और फायर ब्रिगेड आगे कंट्रोल कर रही है। ये देखिएगा 2 बाइकें ये हैं और एक ये है, करीब देखिएगा एक कार ये, उसके अलावा जो 2 बाइकें ये और एक ये है, मतलब 3 गाड़ियां और 4 बाइकों में इधर दिखाएंगे, 4 बाइकों में यहाँ एक लगाई है। फायर ब्रिगेड पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है और पूरी व्यवस्था है कि देखें कि जिस तरह आप देख रहे हैं ये फोर्स यहाँ से पथराव शुरू किया गया था, यहाँ से नारेबाजी शुरू की गई थी और देखिए लगातार किस तरह से नीचे पथराव पुलिस फोर्स पूरी कंट्रोल करे हुए है। पूरी देख रहे हैं आप, पूरी तरह से पथराव के सीन लोग दिखाएंगे कि लगातार बहुत काफी देर हजारों चप्पल यहाँ पड़ा है, उसके साथ साथ पुलिस फोर्स लगाई है। ये देखिएगा ये गाड़ियां हैं, 1 2 3 और एक 4 बाइकें हैं, इन 4 बाइकों में आग लगा दी गई है। फिलहाल ये 2 गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, इसके अलावा पीछे एक गाड़ी है, उन सभी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। फिलहाल काफी तेज हंगामे के साथ पथराव किया गया है, अभी लगातार नारेबाजी जगह जगह से आवाज आ रही है। फिलहाल पुलिस अपील कर रही है शांति की। पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे जामा मस्जिद और संभल विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से अपने दावे किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं आखिर ये क्या विवाद है। संभल की शाही मस्जिद का मामला कोर्ट में है। मामले पर हिंदू और मुस्लिमों का अपना अपना पक्ष है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पर पहले एक हिंदू मंदिर था जिसे हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबर ने 1529 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। दावे के मुताबिक मस्जिद के अंदर शिवलिंग भी मौजूद है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद 500 साल पुरानी है और मंदिर को खंडित कर मस्जिद नहीं बनाएगी। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि मस्जिद समतल जमीन पर बनाई गई है और उसके पास मस्जिद के प्रमाण भी मौजूद हैं। वहीं सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है, अब रिपोर्ट के बाद कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई होगी। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। और संभल की जामा मस्जिद विवाद पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या दावे किए हैं, उन्होंने क्या कहा है, देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब सियासी वो है विवाद। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। बाबर के ज़माने में बादशाह बाबर ने उस अब्दुल बाकी अपने मीर बाकी के ज़रिए इस मस्जिद को अपनी ज़मीन पर तामीर कराया था। ज़मीन हमारी है, उस पर बिल्डिंग हमारी है, मस्जिद हमारी, और तब से आज तक 450 साल से ज़्यादा वक्त हो गया हम उस पर बराबर पूरी तरह से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये मैटर जो है जुडिशियल मैटर हो चुका है, न्यायालय में आ चुका है। इसका जो भी रिजल्ट होगा न्यायालय तय करेगा और हम न्यायालय के आदेश को मानेंगे, हम मानते चले आए। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबर नामा में 1529 में दर्ज है और जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है जो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य बेवरेजेस का ट्रांसलेशन बाबर नामा का, उसमें दर्ज है कि बाबर ने यहाँ पे हिंदू मंदिर को तोड़ के, हरिहर मंदिर को तोड़ के, जहाँ पे कल की अवतार होना है उसको आपने मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करा। ये बाबर नामा में भी मेंशन्ड है। इसके बाद आईने अकबरी जो अबुल फजल अकबर के कोर्ट मास्टर थे, उन्होंने आईने अकबरी लिखी है, उसके पेज नंबर 281 पे ये हरिहर मंदिर का जिक्र है और ये है कि कल की अवतार यहीं पे होना है और उसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और बड़ी जीत के बाद महाराष्ट्र में अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि महायुति का सीएम कौन होगा। गठबंधन दल के नेता इस पर जल्द फैसला लेने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। महायुति को मिली बम्पर जीत के बाद अब ये सवाल भी उठने लगा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा। 26 नवंबर को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उससे पहले नई सरकार का गठन कर लेना होगा। इसी के चलते सभी पार्टियों में मंथन शुरू हो गया है।
25 नवंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। चुनावी नतीजों के बाद अब मिल बैठकर सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। कल दिल्ली में भी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। और एनसीपी अजित गुट की बैठक से बड़ा अपडेट, अजित पवार विधायक दल के नेता चुने गए। देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है, आज विधायकों को बुलाया गया था बैठक के लिए और विधायक दल की बैठक में अजित पवार को एनसीपी अजित गुट का नेता चुना गया है। स्टँडिंग आमदार होते ते पक्षामध्ये पराभूत झालेले आहेत, त्यांच्या संदर्भात काही चिंता विमर्श बैठक वगैरे केली जाणार नाही। आज आम्ही जसं विधिमंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीला नवनिर्वाचित आमदारांना बोलवले, तसं दुर्दैवाने ज्यांना या निवडणुकीमध्ये आपण। और महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद सीएम पद को लेकर भले गठबंधन मिल बैठकर फैसला लेने की बात करे, लेकिन मुंबई में पोस्टर्स के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब अजित पवार का भी एक पोस्टर सामने आया है। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है, और आज की जो तस्वीर अजित पवार के घर के आसपास लगाई गई है, उन तस्वीरों के माध्यम से कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। मसलन जैसे पहले जो तस्वीर है, जो पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ है बाप आखिर बाप होता है। दरअसल कल जिस तरीके से परिणाम आया है, चुनाव परिणाम के बाद जो स्थिति बनी है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बार बार इस बात की बात हो रही थी कि आखिरकार असली एनसीपी कौन है। और अगर संख्या गणित के हिसाब से देखेंगे तो सीटों के लिहाज से शरद पवार की जो पार्टी है उससे कई ज़्यादा अधिक जो सीटें हैं वो अजित पवार को आई है। और ऐसे में इस तरीके के पोस्टर बाप आखिर बाप होता है, उसके कई मायने मतलब हैं। उसके ठीक बगल में एक दूसरा पोस्टर भावी मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब का भी लगाया गया है। हर पार्टी के समर्थक अपने जो नेता हैं उस नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और बाकायदा उसको लेकर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। और एक तीसरा पोस्टर है अलोन बट पावरफुल, कहने का मतलब कि अकेले चले अजीत पवार और उसके बाद इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने एनसीपी को ओन किया एक तरीके से। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में महायुति की जीत पर सवाल उठाया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र के नतीजे विचलित करने वाले हैं। महाराष्ट्र के नतीजों पर कल ही शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत सवाल उठा चुके हैं। संजय राउत ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी नतीजों को लेकर कुछ इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं। सामना में लिखा है कि विधानसभा के नतीजे जनादेश नहीं है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 231 सीटें मिल सकती हैं। इस पर कौन विश्वास करेगा। बेईमान शिंदे गुट 57 और नाजुक अजित पवार गुट ने 41 सीटें जीत ली। ये नतीजा विचलित करने वाला है। दावा यह भी किया गया कि महाराष्ट्र की जनता बेईमानी के खिलाफ मतदान करने पहुंची थी, लेकिन एक झटके में सभी बेईमान जीत गए और उनका जयकार होने लगा। सामना में यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र का नतीजा स्वीकार करने लायक नहीं है। लेख के जरिए कहा गया कि महाराष्ट्र में लोग कर्ज के बोझ में आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले जाने से राज्य के युवा बेरोजगार हो गए हैं। उसके बावजूद महायुति के लिए इतना प्रेम जागा कि उसने एक बदनाम सरकार को फिर से मौका दे दिया। लेख में बटेंगी तो कटेंगे जैसे प्रचार के साथ साथ चुनाव में पैसे के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया गया। निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर विपक्ष ने ईवीएम का सवाल खड़ा किया और महायुति की जीत को ईवीएम की जीत बताया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार के बाद कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का कॉन्फिडेंस कम हुआ है। इस हार का असर विपक्ष की पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो नेता विपक्ष बनने लायक सीट भी विपक्ष को नहीं मिली है। महाराष्ट्र की जनता के इस फैसले से उद्धव ठाकरे हैरान है। तूर्त मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतोय की आपण निराश होऊ नका, खचून जाऊ नका। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला हा निकाल मान्य असेल तर मग कोणीच काही बोलण्याची गरज नाहीये। पण जर मान्य नसेल तर त्यांना सांगतो की आम्ही प्राणपणाने महाराष्ट्रासाठी लढत राहू, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आम्ही लढत राहू। कांग्रेस का कहना है कि जो फैसले आए हैं
वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों का विश्लेषण अभी जारी है। इस चर्चा के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी सुर्खियों में है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में महायुति और बीजेपी की महाजीत के हीरो रहे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पूरे चुनाव के दौरान लगातार उनके साथ डटी रही। फडणवीस जहां पूरे महाराष्ट्र में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में व्यस्त थे, वहीं अमृता ने फडणवीस की सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा में मोर्चा संभाल रखा था। वो लगातार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर उन्हें जिताने की अपील कर रही थी। अपने और अपने पति पर निजी हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि ये सब अब भूल जाना ही बेहतर है। आपके ऊपर व्यक्तिगत हमले किए गए, देवेंद्र जी पर व्यक्तिगत हमले किए गए, वो चलता है राजनीति में, पर इतना ही है कि भूल जाना बेहतर है और सामने प्रगति का राह साथ में चलना बेहतर है। अमृता फडणवीस फिलहाल एक एक्ट्रेस, सिंगर और सोशल वर्कर के रूप में मशहूर हैं। शादी से पहले अमृता एक बैंकर हुआ करती थी। वह एक्सिस बैंक में बतौर वाइस प्रेसिडेंट काम कर चुकी हैं। अमृता ने पिछले 5 साल में डिप्टी सीएम से ज्यादा कमाई भी की है। खबर है कि झारखंड में 26 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस ने सरकार में बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर दी है। पार्टी ने इस बार अपने लिए डिप्टी सीएम के पद पर दावा कर दिया है। झारखंड चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे झारखंड में डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के जरिए डिप्टी सीएम पद को लेकर आवाज उठाई है। उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन बड़ा दिल दिखाएंगे और डिप्टी सीएम दे देंगे कांग्रेस को। देखिए, हेमंत सोरेन के बड़ा दिल दिखाने और ये नहीं है। सवाल ये है कि बैठ करके इसका जो है इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बैठ करके आपस में होना चाहिए कांग्रेस का डिप्टी सीएम, निश्चित तौर पर। हालांकि हेमंत सोरेन ने यह संकेत दे दिया है कि झारखंड में जो व्यवस्था थी आगे भी वही रहेगी। इस बीच आज रांची में कांग्रेस का मंथन भी चल रहा है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि गठबंधन दलों के साथ बैठकर कोई फैसला लिया जाएगा। देखिए, ये सब हम लोग अभी जब अपने विधायक दल की बैठक करेंगे और उसके बाद जो गठबंधन दल की बैठक करेंगे और हमारा नेतृत्व जो तय करेगा उस पर हम लोग सारी तैयारी करेंगे। अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है। झारखंड में इंडी गठबंधन की बड़ी जीत के पीछे सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भूमिका को अहम माना जा रहा है। कल्पना ने अपने दम पर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया और इसे जीत में बदल दिया। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की शानदार वापसी के पीछे वैसे तो कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जीत के फैक्टर में कल्पना सोरेन की खूब चर्चा हो रही है। हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना ने न सिर्फ अपने क्षेत्र में प्रचार किया, बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान 90 से ज्यादा रैलियां की। हेमंत सोरेन के जेल जाने पर कल्पना ने मोर्चा संभाला, पार्टी को एकजुट करने में अहम रोल अदा किया। हेमंत के जेल जाने को अन्याय से जोड़ा। कल्पना स्थानीय मुद्दों पर बात करती रही। चुनाव को आदिवासी अस्मिता से जोड़ा। कल्पना ने गांडेय सीट से बड़ी जीत भी दर्ज की। झारखंड की जीत को कल्पना ने सच्चाई और भाईचारे की जीत बताया। हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं न कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने इस चुनाव में जितनी मेहनत की उतनी गठबंधन के किसी नेता ने नहीं की। यही वजह है कि उनकी भूमिका को आज सराहा जा रहा है। हेमंत सोरेन जी को बेवजह जेल भेजा गया और कल्पना सोरेन के आंसू भारी पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विजयी जुलूस में बड़ा हादसे में निर्दलीय नवनिर्वाचित विधायक शिवाजी पाटिल बाल बच गए। देखिए, पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है 3-4 लोग घायल भी हुए। कार्यकर्ता शिवाजी पाटिल की जीत का जश्न मनाने के लिए गुलाल उड़ा रहे थे। इस दौरान जुलूस में गुलाल उड़ाने के लिए जेसीबी बुलाई गई थी। नाचते हुए कार्यकर्ताओं पर जेसीबी मशीन से गुलाल उड़ेरा गया, तभी अचानक आग भड़क उठी। घटना के समय वहां पूजा कर रही कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं, जो बाल बच गई। आग की वजह गुलाल के सूक्ष्म कण और संभावित ज्वलनशील पदार्थ बताया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली के संगम विहार में कांस्टेबल किरणपाल की हत्या का आरोपी रॉकी उर्फ राघव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। एनकाउंटर के दौरान हत्या के दूसरे आरोपी दीपक को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। पूरा मामला शनिवार सुबह का है, जब दिल्ली के संगम विहार इलाके में कांस्टेबल किरणपाल ने गश्त के दौरान कुछ लोगों को पूछताछ के लिए रोका, जिसके बाद रॉकी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बीती रात मुख्य आरोपी के ठिकाने की जानकारी मिली। पुलिस उसे पकड़ने के लिए संगम विहार के सूरजकुंड पहुंची, जहां आरोपी रॉकी को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन रॉकी ने अपनी पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में जख्मी हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कि शनिवार की सुबह को दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में किरणपाल, जो कि कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस के, वो गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को देखा था, उन्हें रोका था, उनसे पूछताछ कर रहे थे, तभी चाकू मारकर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में रिंकू रॉकी उर्फ राघव मुख्य आरोपी था, उसे स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया है और इसी मामले में दूसरे आरोपी दीपक को मुठभेड़ के बाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। दिल्ली में आज सुबह AQI 370 के पार रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से धुंध की मोटी परत नजर आई और कई जगह AQI 400 के पार रहा। कई जगह विजिबिलिटी कम रही और लोगों को दिक्कत हुई। दिल्ली में हर दिन PWD की ओर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली के राजेंद्र भवन रोड की है, जहां धुंध से निपटने की कोशिश नजर आई, लेकिन इसके बावजूद हालात ठीक नहीं हो रहे। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर, आनंद विहार, बवाना और द्वारका सेक्टर 8 में AQI 400 के पार रहा। बहुत दिक्कतें हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई वढ़ाई खराब हो रही है। कोई जरूरी काम भी होता है, वहाँ बाहर निकलने के लिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मास्क के बिना जाना बहुत ज़्यादा हो रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब मास्क और एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ने लगी है और हालात में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। यहाँ से आप तस्वीरों में देखिए कि काली धुंध की छाया कितनी है। तो आप तस्वीरों में देखेंगे अक्षरधाम फ्लाईओवर जो है, वहाँ से अक्षरधाम मंदिर अगर आप देखते हैं तो वहाँ से मंदिर की जो तस्वीर है वो क्लियर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि काली धुंध की छाया अभी भी दिल्ली के चारों तरफ दिखाई दे रही है। जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटकों की खबर के बाद तलाशी अभियान चलाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्च ऑपरेशन का ये वीडियो जम्मू के सिधरा इलाके का है। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध विस्फोटकों की खबर के बाद तलाशी अभियान सुरक्षा बलों ने चलाया। सिधरा इलाके में चलाए गए तलाशी अभियान में पुलिस ने डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया। इसके अलावा तलाशी में बारामूला, बडगाम पुलिस और 62 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी तरह की संभावित अप्रिय वारदात को देखते हुए एक संदिग्ध ठिकाने को तबाह किया गया। सुरक्षा बल घाटी में लगातार आतंकी संगठनों के मंसूबों को विफल करने में जुटे हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के कुंजर इलाके में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। मालवा गांव से सटे जंगलों में ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया और आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया। जब्त की गई संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि ये संपत्तियां ड्रग तस्करों ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई से आतंकी गतिविधियों को टालने में मदद मिलेगी। और मनाली में हुई बर्फबारी से कारोबारियों और सैलानियों का इंतजार खत्म हो गया। व्यापारियों को अब पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मनाली के अटल टनल, रोहतांग पास, कोकसर, मढ़ी, गुलाबा इलाके में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण लाहौल और मनाली के इलाकों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। स्थानीय लोगों और कारोबारियों का कहना है कि बर्फबारी बढ़ने से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, कारोबार बढ़ेगा और फसलों को भी फायदा होगा। काफ़ी लंबे समय बाद विंटर का पहला स्नोफॉल कोकसर में हो रहा है और इसका सभी इंतजार कर रहे थे। जो पर्यटक आ रहे थे घूमने कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति के लिए, वो मायूस लौट रहे थे। टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए भी ये खुशखबरी है, क्योंकि बर्फ का आना खेतीबाड़ी के लिए भी बहुत अहम रहता है। लाहौल घाटी में हुई बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिसके बाद लाहौल स्पीति पुलिस ने पर्यटकों की गाड़ियों को मनाली की ओर भेजा। लाहौल स्पीति पुलिस ने बर्फबारी को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
और मोदी सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दिया है। एप्पल इंडिया ने इसका फायदा उठाते हुए अपने आईफोन का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2020 में मोदी सरकार के PLI स्कीम लाने के बाद एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाने की शुरुआत की थी। फिलहाल एप्पल पूरी दुनिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का 14% भारत में कर रहा है। एप्पल इंडिया ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच करीब 60,000 करोड़ के आईफोन का निर्यात किया है। औसतन देखा जाए तो एप्पल ने हर महीने 100 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक किसी भी कंपनी ने पहली बार ये आंकड़ा छुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में एप्पल ने 120 करोड़ डॉलर के आईफोन का निर्यात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में एप्पल ने लगभग 4 गुना ज्यादा 500 करोड़ डॉलर के आईफोन का निर्यात भारत से किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में दुगना 1000 करोड़ डॉलर के आईफोन का निर्यात किया। भारत से आईफोन का निर्यात यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका को होता है। PLI स्कीम शुरू होने से पहले वित्त वर्ष 2019 में भारत से अमेरिका को 52.30 लाख डॉलर के आईफोन का निर्यात किया था।